सो वेलकम टू स्टडी पाठशाला। और आज की हमारी डिबेट है यूएस इलेक्शंस के अराउंड और साथ साथ इंडिया यूएस रिलेशंस को हम थोड़ा टटोलेंगे। पहली बार मैं वरनूर सर से पूछना चाहता हूँ, सर आज आपने कौन सी मिठाई खाई? ट्रम्प साहब जीते हैं। जहाँ तक कि ट्रम्प साहब के जीतने का सवाल है, मिठाई भी शाम को खरीदेंगे। और बाकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे पूरा दुनिया के ऊपर असर दिखने वाला है ट्रम्प साहब के जीतने का। हालांकि उतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री हम इसको नहीं कह सकते, बट स्टिल एक प्रोमिनेंट विक्ट्री, क्योंकि मेजर जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इन्होंने बाजी मारी है। कैलिफोर्निया जैसे स्टेट्स को अगर हम छोड़ दें, देखो बाकी सब बाद में देखा जाएगा, लेकिन आपको एक बात को लेके फलोदी के सट्टा बाजार को जरूर आपको एडमायर करना चाहिए। देखो फलोदी का सट्टा बाजार इंडिया के लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे भी एक्यूरेट था और इस बार भी ट्रंप की विक्ट्री उन्होंने पहले एडवांस में ही प्रेडिक्ट कर दी थी। तो चलता रहता है। अब हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से आपकी और मेरी और इस पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसे बदलेगी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी वो यूनाइटेड स्टेट्स है। वहां पे अगर कुछ भी होता है और इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम इतने इंटरडिपेंडेंट हैं, उसका इंपैक्ट आपको हर जगह देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली अगर आप ट्रंप के आने को देखेंगे तो जियोपॉलिटिक्स में जो हमारे वेस्ट एशिया में भी क्राइसिस चल रहा है, इजराइल, पैलेस्टीन, ईरान, ये कंफ्लिक्ट चल रहा है, वहां पे क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा? ट्रम्प सरकार का जो सबसे हमने एक प्रोमिनेंट एक उनका व्यू देखा है पूरी दुनिया के पॉलिटिकल अफेयर्स में, वो है हैंड्स ऑफ अप्रोच, कि हमें फालतू के झमेलों में नहीं पड़ना है। चाहे वो हमारा वेस्ट एशिया हो, चाहे कोई भी और पोर्शन हो, हमें अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी लेके आनी है और हमें फालतू में अपने जो रिसोर्सेज हैं किसी और देश पे वेस्ट नहीं करने। इसकी वजह से नाटो जैसी जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके लिए परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। और जहाँ तक कि वेस्ट एशिया का आपने पूछा, वहाँ पे क्राइसिस हो सकता है और डीप हो जाए, लेकिन इसराइल के लिए इनका सपोर्ट है वो अटूट है। तो इसराइल की जो बाजुएं हैं वो यहाँ पे मजबूत होती हुई दिखेंगी और ईरान के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। लास्ट टाइम जब ट्रंप आए थे तब उन्होंने इजरायलीज को सपोर्ट किया था। जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल उन्होंने रिकॉग्नाइज करवा दिया था, अपनी एम्बेसी जो है वहां पर शिफ्ट कर दी थी। और यही बात अगर हम इजराइल की करें तो ट्रंप ही थे जो यूनाइटेड स्टेट्स को ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से बाहर लेके गए थे, जिसे हम ईरान न्यूक्लियर डील नाम देते हैं। वहां से यूएस को आउट कर लिया था इन्होंने। और रही बात नॉन इंटरफेरेंस की, तो जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है वो अमेरिका सेंट्रिक पॉलिसी है एक तरीके की। और अफगानिस्तान से यूएस का विड्रॉ हुआ, वो भी इसी का एग्जाम्पल था। और ये भी ट्रंप उन्होंने ही फैसिलिटेट करवाया था कि हम अब दुनिया के पछड़ों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम दूर से बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए दुनिया को लड़ते हुए देखेंगे। ये इनकी पॉलिसी रही है और जरूर इनका इंपैक्ट आपको वेस्ट एशिया में भी देखने को मिलेगा। और वैसे भी वेस्ट एशिया में अब ट्रंप के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। यूएस का हमारे मिडिल ईस्ट के तेल में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी शेल गैस डिस्कवरी हो चुकी है, तो दे आर सेल्फ सफिशिएंट फ्रॉम दैट एंगल। अब बात करते हैं कि यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट आने वाला है। यूक्रेन के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि नाटो में जो यूएस का रोल है वो कम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे यूरोप को उन्होंने काफ़ी बार हिदायत दी है कि अपने डिफेंस पे आप खुद ही खर्चा करें और अपना जो बजट है नाटो के लिए वो बढ़ाएं। तो यूक्रेन के लिए एक अच्छी खबर अभी तक तो आती हुई नहीं दिख रही है। अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो ट्रंप पुतिन के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं और उन्होंने पुतिन को एडमायर भी किया था। और यहाँ पे भी हमें देखने को मिल सकता है कि जो यूक्रेन को जितनी भी थोड़ी बहुत एड अभी यूनाइटेड स्टेट्स दे रहा है, वो ट्रंप के आने के बाद पीछे खींच ली जाएगी, क्योंकि ट्रंप की सीधी पॉलिसी है कि हम अपना पैसा, यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स पेयर्स का पैसा, किसी और के ऊपर नहीं खर्च करेंगे। ऑलरेडी वो अपने अलायंस को पास्ट में भी इंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। अब देखो इनके आने से सब लोग थोड़े सचेत हो गए हैं। जापान, साउथ कोरिया, वो भी अपने डिफेंसेस को लेके आत्मनिर्भरता की तरफ ही जा रहे हैं कि वो सब लोग अपने डिफेंस को देखने वाले हैं। अब अगर हम यूरोपियन पॉलिटिक्स की बात करें, यूएस ऑलरेडी वहां से पीछे हटा है पिछले कुछ समय में। बिडेन के अंदर थोड़ा बहुत उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था बिकॉज रशिया का अग्रेशन था यूक्रेन के केस में। अब वो अनलाइकली है कि यूएस इतना ज्यादा प्रोएक्टिव यूरोपियन पॉलिटिक्स में आएगा, और डेफिनेटली यूक्रेन से तो वो हाथ पीछे खींचने वाले हैं। तो यूक्रेन के लिए अच्छे दिन नहीं है, रशिया के लिए अच्छे दिन जरूर है। अब इसी का ही इंपैक्ट चाइना के ऊपर क्या पड़ने वाला है? चाइना के ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है, बिकॉज चाइना के अगेंस्ट जो इनकी पॉलिसी और जो एग्रेशन रहा है वो छुपा नहीं है दुनिया से। तो चाइना के खिलाफ जो क्वाड इनिशिएटिव है या फिर बाकी जो इकोनॉमिक जो सैंक्शंस या फिर
कुछ हम कह सकते हैं कि सख्तियां जो है वो की जा सकती हैं चाइना की। तो एंटी चाइना, ओपनली एंटी चाइना एटीट्यूड आपको यूएस का नज़र में आ सकता है। हालांकि ट्रंप थोड़े से मेलो डाउन लग रहे हैं, तो हो सकता है चाइना के टुवर्ड्स हल्का सा कोजीनेस अपनी दिखाएं। उम्र भी बढ़ गई है, एक्सपीरियंस भी बढ़ा है, डेफिनेटली। तो थोड़ा पिछली बार का एक्सपीरियंस होगा। इस बार वैसे ही उन्होंने स्टेटमेंट्स नहीं दी, लेकिन अगर चाइना की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस बोला था, और चाइना के ऊपर एक रेशियल अटैक आप बोल सकते हैं वो था। यहाँ पे बात प्रोटेक्शनिज्म की है। ट्रेड वॉर ट्रंप ने ही स्टार्ट करवाया था चाइना के केस में, और अभी भी कुछ एक ऐसे हमें सिग्नल्स मिले हैं कि जैसे ही ट्रंप वापस आएंगे प्रोटेक्शनिज्म फिर इंक्रीज होगा। अमेरिकन इंडस्ट्री को उन्होंने प्रमोट करना है, अमेरिकन एक्सपोर्ट्स को वो प्रमोट करना चाहते हैं, वो उनका सेंटर पॉइंट रहने वाला है। और वहीं पे ही चाइना के ऊपर जितना भी चाइना से वो इंपोर्ट कर रहे हैं तो टैरिफ जो है वो शायद इंक्रीज करेंगे। एक मैं पॉइंट आपको बता दूं कि जो यूरोपियन यूनियन है वो कहीं ना कहीं यूएस पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस होता है। आज न्यूज़पेपर में खबर आती है कि यूरोपियन यूनियन ने जो चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल यूरोप में आ रहे हैं उनके ऊपर टैरिफ को 45% इंक्रीज किया है। तो ये ट्रेंड है कि कहीं ना कहीं यूएस भी इसी तरफ जाएगा कि वो चाइनीज इंपोर्ट को और महंगा करेगा अपने यूएस के इंडस्ट्रियल सेटअप को बचाने के लिए। दूसरी बात अगर हम देखें, रशिया यूक्रेन लड़ाई में अभी यूएस का फोकस यूरोप के ऊपर थोड़ा बढ़ गया था ब्रिटेन के अंदर। ट्रंप के आने से वापस फोकस काउंटर चाइना के ऊपर जा सकता है, मतलब ये अब वापस इंडो पैसिफिक के ऊपर जाएंगे। चाइना को कैसे काउंटर करना है वो यूएस की अब वापस एक बार प्रायोरिटी हो सकती है। क्वाड, ओकस जैसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इफेक्टिव बनाना है और पावरफुल बनाना है, ये जो है यूएस का एजेंडा हो सकता है। और यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, अभी तक हमें उसको लेके क्लैरिटी नहीं थी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो यूएस ने अनाउंस किया है उसका क्या फ्यूचर है। ट्रंप उसको लेके भी काफी सीरियस एक्शंस ले सकते हैं, शायद वो एक नया आपको ट्रेड ब्लॉक देखने को मिलेगा। तो ये हमने देखा कि चाइना के ऊपर क्या इंपैक्ट है इसका। ट्रंप के पिछली बार जो टेन्योर था उन्होंने कुछ एक काफी नापसंद किए जाने वाले एक्शंस किए थे, जैसे वो यूएस को पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर ले गए थे। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज की पॉलिटिक्स है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? जहाँ तक कि क्लाइमेट चेंज की पॉलिटिक्स है, एक बहुत ही रिग्रेसिव स्टेप हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे शख्स में से एक हैं जो कि रिकॉग्नाइज ही नहीं करते कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी एक्टिविटी हो भी रही है। और जब यूएस इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, और यूएस ऑलरेडी पर कैपिटा बहुत ज़्यादा बड़ा पोल्यूटर है, तो ये चीज़ें काफ़ी नेगेटिव होने वाली हैं। और पूरा जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, हो सकता है उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे पॉल्यूशन में बढ़ता हुआ आपको दिखे। बिल्कुल, और यूएस जो है वो थर्मल पावर भी काफी यूज करता है, पूरी दुनिया को वो ज्ञान देते हैं कि हमें क्लीन टेक्नोलॉजी यूज करनी है, लेकिन यूएस खुद उतने लेवल पे क्लीन टेक्नोलॉजी यूज नहीं करता। मुझे एक हास्यास्पद एक किस्सा याद आ रहा है। जब ट्रंप पिछली बार प्रेसिडेंट बने थे, यूएस के अंदर स्नोफॉल हो रहा था, हैवी ब्लिज़ार्ड बोलते हैं वो आ रखा था। तो वहां पे ट्रंप कहते हैं कि वेयर इज ग्लोबल वार्मिंग, आई एम शिवरिंग, कि मुझे इतनी सर्दी लग रही है कि यूएस के अंदर मुझे ग्लोबल वार्मिंग चाहिए। तो वो मजाक था इनका, तो आप इनकी सीरियसनेस समझ सकते हैं। वो अमेरिका सेंट्रिक पॉलिसी पे चलेंगे। अब यहाँ पे एक डाउट आ रहा है कि क्लाइमेट फंडिंग शायद नहीं हो पाएगी। जो भी एफर्ट हम अभी कर रहे हैं, नवंबर के अंदर ही अभी आपके यहाँ पे COP29 जो है वो होने वाली है। अब ये पता नहीं होगा कि उन चीजों को लेके कैसे ट्रंप के एक्ट्स होंगे, कितना वो इसको लेके सेंसिटिव होंगे, तो ये भी डाउटफुल है। और जब ट्रंप आते हैं तो आप एक चीज समझिए, बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी भी बढ़ती है, क्योंकि ये नई सोच लेके आ रहे हैं। ये वो ट्रेडिशनल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स नहीं करते हैं, ये कुछ नया करते हैं और चीजों को बदलने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। बोल्ड स्टेप जिसे हम बोलते हैं वो ट्रंप लेते हैं। तो आपको अलग अलग ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर ऐसे ही बोल्ड एक्शंस, बोल्ड स्टेप हमें देखने को मिलेंगे। और वैसा ही एक बोल्ड स्टेप हमें देखने को मिल सकता है यूएस के डोमेस्टिक लॉज को लेके। यूएस के अंदर सिटीजनशिप जो इमिग्रेंट्स को मिलती है या जो इलीगल इमिग्रेंट्स को भी मिलती है, उसके अंदर एक क्राइटेरिया होता है कि यूएस के अंदर अगर माइग्रेंट का कोई बच्चा बॉर्न होता है तो वो ऑटोमेटिकली यूएस सिटीजन बन जाता है। ट्रंप ने अपने कैंपेन में कहा है कि वो इसको बदलने वाले। तो हमारे यहाँ पे जो इंडियंस आईटी प्रोफेशनल्स जितने भी बाहर काम कर रहे थे, उनके वहां जो बच्चे होते थे वो ऑलरेडी यूएस सिटीजनशिप एंजॉय करते थे। अब उसके ऊपर एक बार जो है वो स्टॉप लगेगा।
तो ये जो डिबेट है यहां से निकल रही है कि क्या अब वापस हम लोग डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, क्या हम लोग ग्लोबलाइजेशन से पीछे हट रहे हैं? आपका बड़ा अच्छा यहाँ पे पॉइंट है कि डी ग्लोबलाइजेशन जो कि हम कह सकते हैं कि 2008 के लेमैन ब्रदर्स के क्राइसिस के बाद काफ़ी बढ़ गया है। एक समा था 1990s के बाद जब काफ़ी स्पीड पे ग्लोबलाइजेशन बढ़ती हुई दिख रही थी, लेकिन जैसे ही चीज़ें इकोनॉमिकली डाउन टर्न पे आने लगी तो पूरी दुनिया में आपको अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन एक वेव दिखती है और एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट भी दिखता है। तो एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट के अगर पोस्टर बॉय देखेंगे तो वो डोनाल्ड ट्रंप, बिल्कुल सही आप। और ये जो सिलसिला है ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एंटी इमिग्रेशन और डी ग्लोबलाइजेशन का ये भी मतलब है कि WTO जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका रोल यहाँ पे कम हो सकता है। जैसे आपने पहली बात की, जो यहाँ पे रीजनल इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप्स हैं, जैसे आपने पैसिफिक वाले की बात की, अगर वो ज़्यादा फैलेंगी फूलेंगी तो WTO में हमारा रोल कम होगा और हमें वहाँ पे ज़्यादा रोल असाइन नहीं किया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हमारे लिए डेफिनेटली आ सकती है और जो US ड्रीम लेके जो जाना चाहते हैं USA में उनके लिए बहुत बड़ा झटका ये हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली कुछ झटका हो सकता है, लेकिन ट्रम्प जो है वो प्रोग्रेसिव भी है, ऐसी बात नहीं है। वो यूएस के लिए जरूर प्रोग्रेसिव है, उनके पिछले टेन्योर में भी यूएस में एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज हुआ था, तो ये बात अब रहेगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल इंडिया यूएस रिलेशनशिप को देखें कि 1947 या 1947 से पहले हमारा जो रिलेशन रहा है वो किस तरीके से रहा है और कैसे इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि US का इंटरनेशनल इवेंट्स को लेके रुख क्या रहा है। 1914 की अगर बात करें, जो पहला वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, उससे पहले भी वो आइसोलेशन वाले फेज में था। वो नहीं पंगा लेता था यूरोप की और बाकी पॉलिटिक्स में, जबकि यूरोप पहले ज़्यादा पावरफुल था पॉलिटिकली। जब तक US के ऊपर अटैक नहीं होते थे या फिर डायरेक्ट इंटरेस्ट उनके हार्म नहीं होते थे, वो किसी लड़ाई में भी कूदने से गुरेज करता था। तो इसलिए आइसोलेशन वाली जो पॉलिसीज थी 100 साल पहले जो थी वो अभी वापस आती हुई हमें दिख सकती हैं। और US वो लैंड रहा है जिसने लोगों को फ्रीडम की बात करनी सिखाई है। US हैज़ ऑलवेज बीन द लैंड ऑफ फ्रीडम। और जहाँ तक कि इंडिया का सवाल है, इंडियन फ्रीडम के कॉज को उन्होंने सपोर्ट ही किया है। स्पेशली जब हम बात करते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, हालांकि उनकी डेथ हो गई थी बीच में, तो उन्होंने यहाँ पे ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर डाला था वेस्टर्न चर्चिल के ऊपर, आप इनको जल्दी से आज़ाद करो अदरवाइज ये रशिया के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं। बिल्कुल, हम जानते हैं आजाद हम हो गए थे और हमारी पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की। हम किसी भी ब्लॉक को सपोर्ट नहीं करते थे, ना तो हम USSR की तरफ थे ना हम US की तरफ थे। US उसी समय पाकिस्तान के ज्यादा करीब चला जाता है और सीटो सेंटो जो बनाई गई थी उसके अंदर पाकिस्तान और US जो है वो एक सेंटर क्लोज यूनिट की तरह काम करते थे। जब 1971 में हमारा इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं जिसे, एक किस्सा है उससे जुड़ा हुआ कि USS एंटरप्राइज, US का एक वॉरशिप एयरक्राफ्ट कैरियर जिसके पास न्यूक्लियर वेपन भी था, वो इंडियन ओशन की तरफ डिप्लॉय किया जाता है। ये किस लिए किया गया था? इंडिया को डराने के लिए कि US पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा होगा। उस समय हम सोवियत ट्रीटी साइन करते हैं, इंडिया USSR फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करते हैं, जिसके बाद वो आपका जो US का जो एक्शन है वो वापस ले लिया जाता है और इंडिया पाकिस्तान दोनों लड़ते हैं और बांग्लादेश को हम लिबरेट करवा देते हैं। आज इंडिया की जो US सेंट्रिक पॉलिसी आप बोल सकते हैं डिफेंस को लेके या बाकी चीजों को लेके है, उसका इंपैक्ट रशिया के ऊपर क्या रहने वाला है? आपने बड़ा अच्छा यहाँ पे किस्सा बताया जिससे पता लगता है कि कैसे इंटरनेशनल वर्ल्ड में कोई भी आपका दोस्त या दुश्मन नहीं है। तो रशिया के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ सकता है, लेकिन इंडिया और रशिया में एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है कि हम दोनों हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं और ये चीज़ें आगे भी बरकरार रहेंगी। और सिंस हम नेबर्स नहीं है तो हमारे बीच में कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है जबकि हम रशिया की बात करते हैं। लेकिन हमें रशिया के साथ कॉशियसली और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप उनके साथ मेंटेन करना चाहिए और US के साथ भी कॉशियस रहने की ज़रूरत है कि क्वाड को स्टॉल करने के चक्कर में रशिया चाइना दोनों को आइसोलेट ना कर लें, स्पेशली रशिया की जब हम बात करते हैं। और 1971 जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है उससे हमें लेसन लेना चाहिए कि हमारे बुरे टाइम पे किसने हमें यहाँ पे सपोर्ट करने का काम किया था अगेंस्ट अ रोग स्टेट लाइक पाकिस्तान। यहाँ पे एक और चीज हम ऐड करना चाहेंगे कि देखिए, हमें US के ज्यादा करीब नहीं जाना है, क्योंकि हम रॉन्ग मैसेज नहीं दे सकते हैं रशियंस और चाइनीज को कि
चाइना के अंदर जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो ऑलरेडी एक परसेप्शन बना के चलती है इंडिया के बारे में, दैट इंडिया इज आइदर एन अलाय ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और एन अलाय इन मेकिंग। या तो ऑलरेडी अलाय हो चुका है, डिफेंस का टाइज आ चुके हैं, या ये अभी प्रोसेस में है। तो हमें रॉन्ग मैसेज किसी को नहीं देना है। वी कैन चेंज आवर फ्रेंड्स बट नॉट आवर नेबर्स। बिल्कुल, चाइना हमारा नेबर है, हमारे साथ रहेगा, हमें सबके साथ मिलके काम करना है। हाँ, चैलेंज है चाइना का, एक पावरफुल नेबर है जिसको आपको काउंटर करना है। यूएस से आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन चाइना को इतना दूर खुद से नहीं करना है। और वही बात रशियंस को रशियंस के दिमाग में भी एक चीज रहती है कि यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया के साथ मिलकर एशियन नेटो बना रहा है, कि एशिया की अपनी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी टाइप ऑर्गेनाइजेशन बने। देखो, हमने क्वाड बनाया, हम क्वाड में भी साथ है, हम I2U2 में भी साथ है। तो वो एक रॉन्ग मैसेज ऑलरेडी देता है कि इंडिया शायद यूएस के साथ मिलकर कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज करे। हम ये जो क्वाड कंट्रीज हैं, मालाबार करके एक एक्सरसाइज भी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, इंडिया चारों साथ में है। तो वो कहीं ना कहीं रॉन्ग रीडिंग हो जाती है कभी कभी। तो इंडिया को इन चीजों से बचना है। डेफिनेटली बात है डिफेंस की, यूनाइटेड स्टेट्स के पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, हमें अपने इंटरेस्ट देखने हैं, हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट, हमें चाहिए ट्रेड। यूएस ऑलरेडी सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है हमारा। इंडियन आईटी इंडस्ट्री काफी एक्सपोर्ट करती है सर्विसेज को यूनाइटेड स्टेट्स में, और जो यूएस इंडिया का ट्रेड है वो इंडिया के फेवर में है, मतलब हम एक्सपोर्ट्स ज्यादा करते हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है। ऐसे में हम यूएस को भी ज्यादा नाराज नहीं कर सकते, बट ग्लोबली एक चीज रिकॉग्नाइज्ड है, सारे बड़े प्लेयर्स चाहे रशिया हो चाहे यूएस हो, कि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। वी डोंट लाइक टू टेक डिक्टेशंस, दैट इज व्हाट इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज अबाउट। अब बात करते हैं, जब इंडिया के ऊपर या रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगते हैं, या ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगते हैं, नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस लगते हैं, सैंक्शंस की जो पॉलिसी है यूनाइटेड स्टेट्स की, क्या वो ग्लोबल ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए अच्छी चीज है? बिल्कुल भी नहीं। जब आप एक कंट्री को आइसोलेट करते हो तो वहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हम देखते हैं किस तरीके से डोमेस्टिक प्रॉब्लम ईरान में एग्जिस्ट करती हैं। आयतुल्ला का जो थियोक्रेसी वाला रिजीम है, वहाँ के लोगों के लिए कितनी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जब इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा सैंक्शंस की वजह से, तो वहाँ पे ज़्यादा बुरे तरीके से कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट, बिकॉज वो नहीं चाहेगी कि दुनिया को भी देखे कि हमारे देश के अंदर कोई भी डिसेंट है, और कोई भी जो एरिया है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है अगर किसी भी बड़ी पावर के ऊपर आप सैंक्शन लगाओगे। ईरान उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और रशिया भी इसमें अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि दो अपने एरियाज में, रशिया तो खैर वैसे भी बहुत बड़ी पावर है, ईरान भी अपने एरिया में एक अच्छा खासा पावर है, हालांकि उसको काफी रिस्ट्रेन करके उन्होंने रखा हुआ है। यूएस की जो सैंक्शन पॉलिसी है उसमें यूएस के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। नासा, बोइंग जो टाइटेनियम यूज करते हैं अपने प्लेन्स को बनाने में, अपने रॉकेट्स को बनाने में, वो टाइटेनियम रशियन कंपनीज से इंपोर्ट किए जाते हैं। वो रशियन कंपनीज जो यूनाइटेड स्टेट्स की फर्म्स को टाइटेनियम एक्सपोर्ट कर रही हैं, उनके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी सैंक्शंस नहीं लगाता है। तो ये जो है डबल स्टैंडर्ड्स वाला पॉइंट है यूएस का। इंडिया को कभी भी इस ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए कि यूएस हम पे प्रेशर डाले कि हम सैंक्शन लगा रहे हैं, आप क्यों ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी रिसेंटली कुछ इंडियन कंपनीज के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए हैं, तो वो हमारे लिए जरूर नुकसान होगा उसका हमें, बट ओवरऑल हमें इस ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए, हमें अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन करके रखनी चाहिए। डेफिनेटली इंडिया कनाडा रिलेशन में जो भी थोड़ी प्रॉब्लम आती हुई दिखी है, इसमें भी ये चीज़ क्लियरली दिखी है कि यूएस यहाँ पे किसकी साइड लेता हुआ दिख रहा है। उसका अपना नेबर, उसका अपना साथी कनाडा, हालांकि इंडिया के वो आउटराइटली अगेंस्ट नहीं गया है, लेकिन यहाँ से हमें थोड़ा सा लेसन ज़रूर लेना चाहिए। और हमें नहीं बोलना चाहिए कि PL 480 स्कीम जिसके तहत हमें वीट मिलता था जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था, तो कितना यूएस ने हमें हरास किया है। तो हमें ज़्यादा पास में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत रीसेंट पास में हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि यूएस आपको अपने मोटिव के लिए, सेल्फिश मोटिव के लिए किस तरीके से आर्म ट्विस्ट कर सकता है। बिल्कुल उसका सही एग्जांपल आपने दिया। जब इंदिरा गांधी 1968 के अंदर बैंक्स को नेशनलाइज कर रही थी, तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ये बिल्कुल नहीं चाहता था। उन्होंने हमें धमकी भी दी कि हम PL 480 के अंदर जो आपके यहाँ पे जहाज भेज रहे हैं व्हीट ग्रेन्स के, वो स्टॉप कर देंगे। तो इंदिरा गांधी तो रुकी नहीं, इसीलिए आज भी इंडिया उसी पॉलिसी पे चलेगा। यूएस प्रेशराइज करता है, लेकिन यूएस में भी एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नॉन नेगोशिएबल है। हम उन चीजों पे नेगोशिएट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं। चाहे वो S-400 खरीदने की बात हो जो हमने रशिया से लिया है,
या हम रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे, यूएस हमें प्रेशराइज कर रहा था कि इंडिया को ऑयल नहीं इंपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आपको आपके डोमेस्टिक इंटरेस्ट, आपके नेशनल इंटरेस्ट से ही चलना होता है, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल हमारे नेशनल इंटरेस्ट से ड्रिवन होती है, जैसा कि मोदी जी ने कहा है. So this was the overall debate around India-US relation and the present, you can say, development in US politics. तो ट्रम्प साहब वापस आ गए हैं, हालांकि इंडिया यूएस को लेके कुछ बड़ा चेंज नहीं आएगा, चाहे डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन्स हो, उनके रिलेशंस इंडिया को लेके एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं और चीजें अच्छी ही रहती हैं. तो आने वाला समय भी अच्छा ही होगा. मार्केट में भारी उछाल है, क्या पता इससे जो है जो ग्लोबल स्लोडाउन का एक एनवायरनमेंट था, उससे हम पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को रिवाइव कर पाएंगे. So this is what we have for today. Stay tuned. You can give us a like if you are liking these videos. Please do share and subscribe our channel. Thank you very much.